कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी मुश्किलों का मुकम्मल समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आज तारीख है 26 नवंबर। ये वो तारीख है जो मुल्क के आईन के लिहाज से, मुल्क के मुकद्दर के लिहाज से एक बहुत अहम तारीख है, क्योंकि आज के दिन साल 1949 यानी 75 साल पहले इस देश ने अपना नया मुस्तकबिल लिखा था, अपना नया मुकद्दर लिखा था और यह तय किया था कि इस मुल्क के हर बाशिंदे को बराबरी, न्याय और मानवीय मूल्यों से लैस एक ऐसा नया भारत हम बनाएंगे जिसमें सब मोहब्बत और प्यार से रहेंगे। आज उस वादे के, उस करार के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और 75 साल पहले किए गए करार पर बात करने का आज से नायाब दिन और क्या होगा। उस करार का नाम है भारत का संविधान। इस देश को जाने कितनी जातियों में बंटा था, जाने कितने धर्मों के लोग इसमें एक साथ रहते थे और हजारों साल से लड़ते रहते चले आए। जाने कितनी बार इस मुल्क को बांटा गया और फिर जोड़ने के आंदोलन अनवरत चलते रहे। इस मुल्क में हजारों साल पहले से जब जब बांटने की कोशिश हुई, कोई जोड़ने वाला आया और उसने जोड़ा, एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जिसके जहन में इंसाफ और इंसानियत थी। कभी कोई तथागत बुद्ध बनकर जोड़ा तो कभी मक्खल पुत्र गोशाल का आजीवक आया तो कभी महावीर जैन ने उसमें मोहब्बत के रंग भरे। कभी कोई सिद्धनाथ आया तो कभी अलवार नैनार ने उसे आगे बढ़ाया। उत्तर भारत में कभी कोई कबीर पैदा हुआ जिसने इस मुल्क के नक्शे को फिर से इंसानी रंग में रंगने की कोशिश की। उनके साथ कभी कोई रविदास रहा, कोई घासीदास हुआ। गुरु नानक ने उसके सर पर अच्छी पगड़ी रखी तो किसी बुल्ले शाह और बाबा फरीद के गीतों ने उसे फिर से इंसानी सबक की ओर ले जाने की कोशिश की। सुदूर दक्षिण में कोई नारायण गुरु आया तो किसी बसवन्ना ने उसे अपने चरखे के रंग से रंगा। किसी अयंकाली की बैलगाड़ी पर चढ़कर वो भारत आगे बढ़ा तो किसी ईवी रामासामी नायकर पेरियार के विचारों पर उसे फिर से सजाया गया। मध्य भारत में कभी कोई संत गाडगे पैदा हुआ तो कोई छत्रपति शाहू बनकर उस भारत के नक्शे को मानवीय रंगों से रंगता चला गया। कभी किसी ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने कलम किताब पकड़ा दी उस भारत को, तो कभी उत्तर भारत में आकर किसी शहीद आजम भगत सिंह ने, किसी सुखदेव राजगुरु ने, अशफाकुल्ला खान ने उसे नए रंग में रंगने की कोशिश शुरू कर दी। तो किसी डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने उसे पिरोकर एक संविधान बना दिया। और तारीख 26 नवंबर 1949 को हजारों साल के उस भारत के नक्शे में, जिसमें केवल भूगोल ही नहीं इतिहास था, समाज है, मनुष्य है, इंसानियत है, जोड़कर एक नक्शा बनाया जिसे हम भारत कहते हैं। वो यूं ही नहीं बना। 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक तैयार किए गए बहस मुबाहिसों से हजारों साल के उस संघर्ष को एक किताब में रचा बसा और भरा गया, जिसका नाम है भारत का संविधान। तारीख 26 नवंबर 1949 इसलिए अहम बन जाती है क्योंकि उसी दिन इस मुल्क को संविधान सौंपा गया था जिसे 26 जनवरी 1950 को उसने लागू कर लिया। मेरे हाथ में जो किताब है वो उस कहानी को कहती है कि इस किताब के हजारों पन्नों पर हजारों साल के
बिखरे मोतियों को पिरोकर एक नया भारत बनाने का जो सफर चला, उसका हर्फ दर हर्फ, शब्द दर शब्द इस किताब में सहेजा गया। इस मुल्क के आईन ने सबसे एक भरोसा दिलाया कि हम जो भी पहले गलतियां हुई उनसे सबक लेंगे। जाति के नाम पर, मजहब की बुनियाद पर जो बांटा गया, अब हम एक नया भारत बनाएंगे जिसमें इंसान को इंसान के बराबर माना जाएगा। मोहब्बत जिसका उसूल होगा, उसमें उन हजारों साल के संतों, गुरुओं, महापुरुषों, नायक नायिकाओं के विचारों को रचा बसा गया और एक वादा किया गया था कि हम इसे भारत के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक ले जाएंगे, उसे ताकतवर बनाएंगे, उसे सम्मानपूर्ण जीवन और गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक देंगे। 75 साल बाद इस मुल्क को आज के दिन अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि 75 साल बाद ये किताब अपने उसूलों, अपने जज्बातों और अपने किए गए वादे में कितना खरी उतरी। हमने आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितना ताकतवर बनाया। हमने जात और मजहब की बुनियाद पर खाई बन गई थी, उस खाई को पाट कर कितना बराबरी का भारत बनाया और देश के सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी में क्या सबको बराबर का मौका दे सके। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, महिलाएं, गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, मजदूर, गांव कस्बे में रह गए लोगों को कितना ताकतवर बनाया अमृतकाल के भारत में। आज आप इसका मूल्यांकन करिएगा। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं, हजारों साल के इस सफर में जो इस किताब में दर्ज है, मैं इससे एक भाषण आपको सुनाना चाहता हूं जो आज से ठीक एक दिन पहले, 75 साल पहले, 25 नवंबर को दिया गया था। संविधान बनाने की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर का। उससे पहले जाते जाते आपसे गुजारिश, इन शब्दों को गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि जैसा भारत हमारे पुरखे बनाना चाहते थे, क्या हम उसी दिशा में जा रहे हैं? क्या जैसा भारत आज है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत है? जिस दिशा में यह भारत ले जाया जा रहा है, समाजवादी आंदोलनों का ख्याल, ख्वाब उसमें पूरा हो रहा है क्या? जिसमें कहा गया था कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। मैंने देश के अनगिनत मंचों से, कभी त्रिवेणी संघ के तो कभी अर्जक संघ के, कभी समाजवादी आंदोलनों के तो कभी अंबेडकरवादी विचार के, उस भारत को खोजने, तलाशने, सहेजने और संवारने के लिए जाने कितनी बार इन नारों को दोहराया है। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खास है। ये केवल चंद नारे नहीं है, ये ख्वाब था, ये करार था, ये एक वादा था जो हमारे पुरखों ने नफरत को छोड़कर, गैर बराबरी को छोड़कर, अपनी आने वाली नस्लों को मोहब्बत और समानता की बात देने के लिए एक करार के रूप में भारत के संविधान में पिरोया था। तो फर्ज हमारा बनता है कि हम इसे तलाशें कि क्या वो करार पूरा हुआ, क्या खाई पट गई? हकीकत तो कुछ उससे जुदा है। मजहब के नाम पर दंगे का माहौल, जात के नाम पर गैर बराबरी की चंद मुट्ठी भर लोग आज भी मुल्क चला रहे हैं। बाकी लोगों के लिए 5 किलो अनाज और ईवीएम मुबारकबाद की तरह सौंप दी गई है। आजादी के 75 साल बाद इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का संविधान उस आखिरी व्यक्ति को कौन सी ताकत दे पाया जो आज किसी फर्जी मुकदमे में
जेल में है। कभी वो छात्र बनकर जेल में है तो कभी प्रोफेसर बनकर, कभी किसी पत्रकार को नौकरी से निकाला तो किसी विश्वविद्यालय में एक विचारधारा का कब्जा हुआ। गैर बराबरी इतनी बढ़ी कि चंद मुट्ठी भर लोग अरबपति बन गए और बाकी लोगों की गरीबी रेखा और नीचे चलती चली जा रही। फैज की एक नज्म आज ही के दिन याद आनी चाहिए। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। ये वो शहर तो नहीं जिसके आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमदिल। जवां लहू की पुर असरार शाह राहों से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े। दयार हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से पुकारती रही बाहें, बदन बुलाते रहे। वो मूल्यांकन हर पीढ़ी अपने वक्त में करेगी कि वो सफर कितना आगे पहुंचा। मूल्यांकन आप भी करिएगा, बाकी चीजें छोड़ते हुए आपके विवेक पर अगर बचा हो तो, आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपके तर्क पर अगर अभी भी ये सब महफूज हो तो मैं छोड़ के जा रहा हूं कि मूल्यांकन आप करेंगे। वापस लौटता हूं अपने सबसे प्यारी किताबों में से एक, संविधान सभा के वाद विवाद पर। भारत कैसे बना, इस मुल्क का आईन कैसे बना, इसे सबको पढ़ना चाहिए। इसके 25 नवंबर के उस भाषण पर ले जाना चाह रहा हूं और बहुत फौरी तौर पर इशारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में आपसे वो कहना चाह रहा हूं जो इस मुल्क ने 75 साल पहले एक करार किया था हर एक बाशिंदे से, हर एक नागरिक से। जिस वक्त मैं डॉक्टर अंबेडकर का ये भाषण पढ़ने जा रहा हूं, जो आज से तकरीबन 75 साल पहले कुछ चिंताओं, कुछ सवालों के साथ आज बहुत मौजूद है, आपसे एक बात और साझा कर देना चाहता हूं कि इस वक्त इस मुल्क का संविधान खतरे में है। एक चुनाव में 400 सीट पाकर उसे बदलने के खतरे मात्र में नहीं है। हर दिन, हर पल वो संविधान भीतर से कमजोर किया जा रहा है। वो सबसे बड़ा खतरा उस पर है। कभी लेटरल एंट्री, कभी एनएफएस, कभी कानूनों का दुरुपयोग, तो कभी संस्थाओं का दुरुपयोग, जनता से वोट डालने तक की भी सुविधा और अधिकार छीना जा रहा हो, और वह भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रयोग करके। संविधान वहां से खतरे में है। किसी दरबार में चारण होते जाने को हम 75 साल पूरे होने पर क्या खुश होकर याद करें या सवाल पूछें? सुनिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह ऐतिहासिक भाषण का कुछ अंश। ये पुस्तक संख्या 8 है, खंड 10 से 12। इसके पेज नंबर 4218 पर बाबा साहब का संबोधन मैं कोट कर रहा हूं। जो श्रेय मुझे दिया गया है उसका वास्तव में मैं अधिकारी नहीं हूं। उसके अधिकारी श्री BN राव भी हैं, जो इस संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता हैं और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का एक मोटे रूप में मसौदा बनाया। कुछ श्रेय मसौदा समिति के सदस्यों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसके ठीक पहले एक सदस्य खड़े होकर बोलते हैं कि जो प्रारूप समिति बनी थी उसके एक सदस्य गुजर गए, एक विदेश चले गए, 2 बीमार थे, नियुक्ति फिर हुई नहीं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सबसे ज्यादा योगदान इसमें है। डॉक्टर अंबेडकर अपने योगदान को कैसे बांट रहे हैं लोगों में। कुछ श्रेय मसौदा समिति के सदस्यों को मिलना चाहिए, जिन्होंने, जैसा कि मैं कह चुका हूं, 141 दिन की बैठक की और उसके नए सूत्र खोजने के कौशल के बिना तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सहनशील और विचारपूर्ण सामर्थ्य के बिना इस संविधान को बनाने का कार्य इतना सफलतापूर्वक समाप्त न हो पाता। सबसे अधिक श्रेय इस संविधान के मुख्य मसौदा लेखक श्री SN मुखर्जी को है।
जो बहुत ही जटिल प्रस्थापनाओं को सरल से सरल और स्पष्ट से स्पष्ट वैध भाषा में रखने की उनकी योग्यता की बराबर कठिनाई से भी की जा सकती है और न कठिन परिश्रम करने की उनकी सामर्थ्य की तुलना की जा सकती है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यदि उनकी सहायता न मिलती तो इस संविधान को अंतिम रूप देने में सभा को कई और वर्ष लगते। श्री मुखर्जी के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को भूल नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर उन कर्मचारियों को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है और किस प्रकार उन्होंने कभी कभी आधी रात के बाद तक भी काम किया है। उनके श्रम और सहयोग के लिए मैं उन सब कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। तालियों की गूंज। मैं कुछ चीजें छोड़ करके उसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ना चाह रहा हूं। पेज नंबर 42 और 24 पर डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में आगे कहते हैं, यहां मैं अपना भाषण समाप्त कर देता, पर मेरा मस्तिष्क अपने देश के भविष्य विषयक विचारों से इतना परिपूर्ण है कि मैं यह अनुभव करता हूं कि इस अवसर पर इस विषय पर मैं अपने विचारों को व्यक्त करूं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। तालियों की गूंज, खिलखिलाहट। उसकी स्वाधीनता का क्या परिणाम होगा? क्या वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकेगा या फिर उसको खो देगा? मेरे मन में सर्वप्रथम यह विचार आता है, यह बात नहीं कि भारत कभी स्वाधीन न रहा हो, बात यह है कि एक बार वह पाई हुई स्वाधीनता को खो चुका है, क्या वह दोबारा भी उसे खो देगा? यही वह विचार है जिसके विषय में भविष्य के प्रति मैं बहुत चिंतित हूं। जो तथ्य मुझे बहुत परेशान करता है वह यह है कि भारत ने पहले एक बार अपनी स्वाधीनता खोई ही नहीं, वरन अपने ही कुछ लोगों की कृतघ्नता तथा फूट के कारण वह स्वाधीनता आई गई हुई। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण करते समय दाहर राजा के सेनापति ने मोहम्मद बिन कासिम के अभिकर्ताओं से घूस ले ली और अपने राजा की ओर से युद्ध करने से मना कर दिया। वह जयचंद था जिसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए निमंत्रण दिया और अपनी तथा सोलंकी राजाओं की सहायता का वचन दिया। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए युद्ध कर रहा था, उस समय अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल बादशाहों की ओर से युद्ध कर रहे थे। जब अंग्रेज सिख शासकों को मिटाने में लगे हुए थे, सिखों का मुख्य सेनापति गुलाब सिंह चुपचाप बैठा रहा और सिख राज्य को बचाने की सहायता नहीं की। 1857 में जब भारत के एक विशाल भाग में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता के संग्राम की घोषणा की, तो मूक दर्शकों की भांति सिख खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। क्या इसी इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? इस विचार से मैं चिंतित हूं, इस तथ्य के कारण कि जाति और मत मतांतर के रूप में हमारे प्राचीन दुश्मनों के साथ हम विरोधी राजनीतिक मत मतांतर के आधार पर कई राजनीतिक पक्ष बनाते चले जा रहे हैं। यह चिंता और भी अधिक उग्र रूप धारण कर लेती है। क्या भारतीय मत मतांतरों को देश से श्रेष्ठ मानेंगे या देश को मत मतांतरों से श्रेष्ठ मानेंगे? मैं इस बात को नहीं मानता हूं, पर यह सत्य है कि यदि ये पक्ष मत मतांतरों को देश से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो हमारी स्वाधीनता फिर संकट में फंस जाएगी और संभवतः सदैव के लिए हाथ से जाती रहेगी। इस संकट से हम सबको दृढ़ होकर रक्षा करनी चाहिए। अपने खून की अंतिम बूंदों से अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। फिर से करतल ध्वनि। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। इसका यह अर्थ है उस दिन से भारत में जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार होगी। वही विचार फिर मेरे मस्तिष्क में आता है, उसके इस लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसकी रक्षा कर सकेगा या इसको फिर से खो देगा? यह दूसरा विचार है जो मेरे मन में उत्पन्न होता है और मुझे पहले विचार की भांति व्यथित करता है। डॉक्टर अंबेडकर उससे बचने के लिए 3 सूत्र बताते हैं। यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में ही नहीं वरन यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचारानुसार सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम संवैधानिक रीतियों को दृढ़तापूर्वक अपनाएं।
इसका अर्थ यह है कि क्रांति की निर्मम रीतियों का हम परित्याग करें, और इसका अर्थ यह है कि सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की रीति का हम परित्याग करें। आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई मार्ग न रहे, तब इन असंवैधानिक रीतियों को अपनाना बहुत कुछ रूप से न्यायपूर्ण हो सकता है। यानी डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अपनी मांग मनवाने का भी एक संवैधानिक रास्ता होना चाहिए। दूसरी बात जो हमें करनी है कि हम उस सावधानी को बरतें जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने उन सब को बरतने के लिए कहा जो लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखते हैं। वह यह है कि किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में, गौर से सुनिएगा, किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वातंत्र को चढ़ा न दें या उसे वे शक्तियां न सौंपें जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दें। महान व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की हो, कृतज्ञ होने में हमें कोई बुराई नहीं है, पर कृतज्ञता की भी सीमा है। राजनीति में भक्ति या वीर पूजा पतन तथा अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। इसलिए मैं ये भाषण आपसे साझा करना चाह रहा हूं। और तीसरा काम जो हमें करना है वह यह है कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं होना है। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत के रूप में अभिज्ञात करता है। डॉक्टर अंबेडकर आगे अपने इसी भाषण में कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हम समता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमता का। राजनीति में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत और एक मत का एक ही मूल्य के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण एक व्यक्ति का एक ही मूल्य के सिद्धांत का हम खंडन करते रहेंगे। और क्या वो खंडन अब और बढ़ता नहीं जा रहा? यदि हम इसका बहुत काल तक खंडन करते रहेंगे तो हम अपनी राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देंगे। हमें इस विरोध को यथासंभव शीघ्र ही मिटा देना चाहिए, अन्यथा जो असमता से पीड़ित हैं वे लोग इस राजनीतिक लोकतंत्र की उस रचना का विध्वंस कर देंगे जिसका निर्माण इस सभा ने इतने परिश्रम के साथ किया है। इसमें संदेह नहीं कि स्वाधीनता हर्ष का विषय है, पर हम यह न भूल जाएं कि स्वाधीनता ने हमारे ऊपर महान उत्तरदायित्व डाल दिए हैं। स्वाधीनता के कारण अब हमारे पास किसी त्रुटि के लिए अंग्रेजों पर दोष डालने का बहाना नहीं रहा। यदि इसके पश्चात कोई त्रुटि होती है तो सिवा अपने स्वयं के हम किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। त्रुटियां होने का बड़ा भारी भय है। काल बड़ी तीव्र गति से बदलता चला जा रहा है। जनता, जिसमें हमारे देश की जनता भी शामिल है, नई विचारधाराओं से प्रभावित हो रही है। जनता द्वारा शासन से वह परेशान होती चली जा रही है। वह जनता के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार है और इस बात के प्रति उदासीन है, चाहे वह जनता को जनता द्वारा सरकार हो या न हो। यदि हम इस संविधान का रक्षण चाहते हैं जिसमें हमने जनता के लिए जनता द्वारा जनता पर सरकार के सिद्धांत की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है, तो हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराइयां हमारे मार्ग में हैं और जिनके कारण जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद करती है, उन बुराइयों को समझने में विलंब न करें और उन बुराइयों को दूर करने के उपक्रम में दौर्बल्य न दिखाएं। देश की सेवा करने का यही मार्ग है। इससे अच्छे मार्ग से मैं परिचित नहीं हूं। उसके बाद 26 नवंबर की तारीख, और जब उस तारीख को इस मुल्क का संविधान इस देश को सौंप दिया संविधान सभा ने। डॉक्टर अंबेडकर की शंकाओं, डॉक्टर अंबेडकर की उम्मीदों को आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आप सबको लोकतंत्र की मुबारकबाद, जब तक वो जिस भी रूप में बचा है। संविधान दिवस के मुबारकबाद। ये संविधान है तो हम हैं। संविधान नहीं रहेगा तो जाने कौन कहां कैसे रहेगा। बचा सकते हैं तो बचाइए। शुक्रिया।